नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस टॉपिक की चर्चा है। अमेरिका ने ईरान इजराइल जो संघर्ष चल रहा है, अमेरिका की जो एंट्री हुई है वो बहुत दमदार एंट्री हुई है। और अमेरिका ने जिस तरीके से भ्रमित करके रखा था ईरान को और पूरी दुनिया को, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पीछे हट गया है, लेकिन मात्र 2 दिन बाद ही अमेरिका ने ऐसी एंट्री ली कि पूरा ईरान हिल चुका है, पूरे ईरान में तबाही मच चुकी है। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम उस खबर के बारे में तो बात करेंगे ही कि अमेरिका ने किस तरीके से खतरनाक प्लानिंग की, किस तरीके से इस प्लानिंग को अंजाम दिया और ईरान की कहां तक, किस हद तक तबाही हो चुकी है, क्या उसका परमाणु प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है, सारी बातों पर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद, ये रविवार सुबह की बात थी, उसके बाद भी क्या घटनाएं घटित हुई, यानी ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ, इजराइल पर यह हमला किया गया और फिर वापस से इजराइल ने भी अटैक किया है, उन सभी पर बात करेंगे। यूएनएससी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, इन सभी जितनी भी अपडेट न्यूज हैं सभी पर बात करेंगे। और विशेषतः इस सेशन में आपको बताएंगे कि B2 बॉम्बर्स जो दुनिया का इकलौता स्टील्थ टेक्नोलॉजी आधारित एक एयरक्राफ्ट है जिसका उपयोग किया गया GBU-57 बॉम्ब को गिराने के लिए। ये GBU-57 बॉम्ब क्या है, ये भी अमेरिका के पास में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी को पूरा डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से अमेरिका ने हमला किया। तो जुड़े रहिए सेशन से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपया कोशिश करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, खबर क्या है कि B2 बॉम्बर्स और GBU-57 अमेरिका ने ईरान पर इन हथियारों से किए हमले। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अभी की मैं बात बताऊं, ये जो हमला हुआ उस पर तो हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं उसमें लेटेस्ट घटना ये है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग और पाकिस्तान ने क्या कहा। चलो पाकिस्तान पे तो बाद में आ जाएंगे। ये देखिए कि कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी एक आपातकालीन बैठक हुई है। अब इस बैठक के क्या मायने हैं एक्चुअल में, देखिए कि ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान का तो वास्तव में जो एक एटॉमिक प्रोग्राम चल रहा था, परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बलबूते पर वह मिडिल ईस्ट में चाह रहा था कि मैं अपना एक अच्छा प्रभुत्व बना पाऊंगा, उस सभी को इजराइल ने और अमेरिका ने क्या कर दिया है, तहस नहस कर दिया है एक तरीके से। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और बाकी की जो कंट्रीज हैं आसपास जो ईरान के साथ नहीं थी, अब लेकिन वो सहानुभूति दिखाते हुए बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। इधर रूस और चीन ने भी अपने तरफ से वक्तव्य दिया है और यूएनएससी ने भी इस पर चिंता जाहिर की और एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक में देखिए जो बातें हुई उसके बारे में हम बात करें कि इस हमले की आलोचना की गई कि भाई अमेरिका के द्वारा जो ये हमला किया गया है ये थोड़ा सा गलत है, इससे ज्यादा क्या हो गया, एस्केलेशन बढ़ गया है और कहने का मतलब तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये युद्ध और ज्यादा चरम पर जा सकता है। विशेषतः देखिए, हमें थोड़ी सी रुचि यहां पर कहीं ना कहीं हो जाती है, पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान ने भी संघर्ष विराम का समर्थन किया है। अच्छा, पाकिस्तान इस समय देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन करता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि असीम मुनीर को जो दावत दी गई थी वो पसंद नहीं आई, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अच्छी दावत नहीं दी गई थी, तो 2 दिन बाद ही उस दावत का असर क्या हुआ, निकल गया है और अब ईरान की तरफ पाकिस्तान थोड़ा सा झुकाव अपना दिखा रहा है। अच्छा, जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में अभी तक कोई निर्णय तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी वोटिंग होनी है। वोटिंग यूएनएससी जो है वोटिंग कराएगी और उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, आपको बता दें कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये वोटिंग करते हैं। इन 15 सदस्यों में से अगर 9 सदस्य किसी भी पक्ष के मतलब उसमें पक्ष में मत करते हैं तो फिर वो डिसीजन मान लिया जाता है। मान लीजिए संघर्ष विराम वार्ता की बात हो रही है, तो अगर 9 देश जो है पक्ष में करेंगे वोट तो फिर ये क्या होगा, मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 9 के अलावा जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी किसी की भी वीटो पावर यहां पर सामने नहीं आनी चाहिए। अब वीटो पावर सामने इसलिए आएगी क्योंकि रूस और चीन के अलावा
आप दूसरे जो देश हैं वो आपके फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। अब वो तो वो ही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। तो कहने का मतलब यूएनएससी अगर ये चाहे कि संघर्ष विराम वार्ता को हम अपने बलबूते कर लेंगे तो बिना अमेरिका के ये पॉसिबल नहीं होगा, और ना ही ये रूस और चीन के द्वारा भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अभी तक केवल इन्होंने क्या की है, निंदा की है। इन्होंने कहा है कि भाई इन तीनों ने, रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बगैर शर्त संघर्ष विराम के प्रस्ताव की मांग की है। यानी ईरान का एक तरीके से थोड़ा सा ये फेवर लेते हुए यहां पर क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्या है खबर, वीटो नहीं होगा। वीटो अगर मान लीजिए लगाते हैं तो ये फिर बेकार है, सब कुछ बेकार है। अब आ जाइए आप देखिए, जब रविवार को सुबह हमला हुआ अमेरिका के द्वारा किया गया तो उसका पलटवार किया गया ईरान के द्वारा, और ईरान के द्वारा हमला किया गया। लगभग 40 मिसाइलें दागी गई। वो 40 मिसाइलें जो हैं इजराइल के तेल अवीव और हाइफा, इन दो स्थानों पर मुख्यतः उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इसका जवाब इजराइल ने भी दिया है। इजराइल ने क्या जवाब दिया है, इजराइल के द्वारा देखिए यहां पर कि इजराइल ने ईरान पर अपने ताजा हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना बनाया। देखिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो कि पहाड़ के नीचे है, लगभग 80-90 मीटर नीचे थी, उसी को अमेरिका को क्या करना था, नष्ट करना था। इजराइल बाकी की न्यूक्लियर साइट्स जो थी उनको तो ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुका था, बहुत कुछ उनमें तबाह कर चुका था, लेकिन फोर्डो न्यूक्लियर साइट को नष्ट करने के लिए हर हाल में इजराइल को आवश्यकता थी अमेरिका की, और वो पहले से प्लानिंग कर चुके थे। क्या प्लानिंग कर चुके थे आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन कहने का मतलब उसी पर रविवार को जो अमेरिका ने जहां पर हमले किए, वहां पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से इजराइल ने भी क्या किया, हमला किया। और हमला ठीक उसी जगह किया गया जहां रविवार सुबह अमेरिका ने अपना वो जो बस्टर बम गिराया था। इजरायली सेना ने इसके अलावा देखिए 6 ये जगह हैं, ये 6 एयरपोर्ट हैं ईरान के 6 एयरपोर्ट, तबरीज, तेहरान, मसद और हमादान, इस्फान और देशफुल, इन पर भी अटैक किया है और इन पर भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर ईरान की तरफ से इसका जवाब क्या आया है, ईरान ने कहा है कि हम हमारा परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। और साथ में देखिए इनके मिलिट्री सेंट्रल कमांड के जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम जोल्फागरी, इन्होंने कहा है कि गैम्बलर ट्रम्प, आपने युद्ध शुरू जरूर किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि ना तो इसमें इजराइल पीछे हटने को है और ना ही ईरान इसलिए पीछे को हटने को नहीं है क्योंकि ईरान का बहुत कुछ इसमें नष्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है। चलिए अब इधर देखिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार क्या कह रहे हैं, अपने वक्तव्य, इन्होंने हमला किया उसके बाद वक्तव्य आया, और उसके बाद जो लेटेस्ट जो बात आई है, इन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात की है। सत्ता परिवर्तन देखिए दो मुद्दे सबसे पहले थे ईरान पर हमला करने के जो मुद्दे थे। पहला तो एक तो ये था कि उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकना, उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको नष्ट करना। दूसरा ये है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन लाना, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ऐसा लगता है कि हमारे विरोध में वहां पर सरकार जो है वो बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट में खड़ी है। तो ऐसे उसको लेकर आना जो उनके पक्ष में हो, और जो कि पहले वहां पर राजशाही चलती थी, उन्हीं की बात ये वकालत करते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा से ईरान की चिंता कर रहे हैं, ईरान को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और रविवार सुबह को वो महान बनाने का पहला प्रयास कर भी चुके हैं हमला करके। चलिए अब इस खबर पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई अभी तक की जो मैंने आज की जो लेटेस्ट न्यूज थी वो बताई। अब उस बात पर आते हैं जो मेन जो हमला हुआ V2 बॉम्बर्स और GBU-57। V2 बॉम्बर्स तो देखिए वो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है जिससे बॉम्बर्स को ले जाया गया, और GBU-57 उस बॉम्ब का नाम है जो गिराया गया। इन दोनों से ईरान में तबाही मचाई गई, और कैसे मचाई गई वो आपको बताएंगे। यहां से देखिए आप फोर्डो, नतांज और इस्फान, इन 3 जगहों पर हमला किया गया। और इधर से जब ईरान ने हमला किया है तो मेनली हाइफा और एक तेल अवीव, ये 2 जगह हैं, इनको निशाना बनाया गया था। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि यूएस की जब एंट्री हुई, किस तरीके से यूएस ने एंट्री की है, और हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी कि आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमले
शानदार और सफल रहे। ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ये नहीं करता है तो भविष्य में होने वाले हमले बेहद बड़े और आसान होंगे। अभी बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया जाना बाकी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सीधी सीधी चेतावनी ये दे रहे हैं कि भाई अब यहां से आगे आप शांति बनाइए, हमने आपका इतना नुकसान कर दिया है कि अब आप लड़ने की स्थिति में नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर अगले जो हमले होंगे बहुत बड़े होंगे और आसान होंगे। आसान का मतलब हम आसानी से आप पर क्या करेंगे, ताबड़तोड़ हमला कर देंगे। इधर अगर हम किसकी बात करें, विदेश मंत्री ईरान के, इन्होंने यहां पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की ये दुहाई दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का आपने क्या किया है, उल्लंघन किया है। यूएनएससी का जो चार्टर है उसका उल्लंघन किया है। लेकिन देखो यहां पर दोस्तों बात अगर हम बात करें कि जो ये कह रहे हैं कि एनपीटी का भी आपने क्या किया है, उल्लंघन किया है। एनपीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है, इजराइल तो उसका सदस्य ही नहीं है, तो वो उसका उल्लंघन करता है नहीं करता है, ये बात तो तभी हो गई जब उसने उस पर सिग्नेचर ही नहीं किए। आज वो उल्लंघन नहीं कर रहा है एनपीटी का, लेकिन ईरान इसका क्या है, मेंबर है। मेंबर है तो उल्लंघन, अगर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हो आप चोरी छुपे और परमाणु बनाने की कोशिश कर रहे हो, परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये उल्लंघन वास्तव में किसकी तरफ से था, ईरान की तरफ से था। क्योंकि इजराइल उल्लंघन करे या ना करे ये पहले की बात हो गई, और एनपीटी का आईएईए जो है वो इस पर जोर दबाव भी नहीं डाल सकती इजराइल पर, क्योंकि वो उसका मेंबर ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए आपको पूरी खबर यहां पर बताते हैं। यूनाइटेड जो है, यूनाइटेड नेशंस, इसने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि भाई ये गहरी बात है। यहां पर इनके सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने कहा है कि ये जो एस्केलेशंस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पर जाता जा रहा है। ठीक है, ग्रोइंग रिस्क, और इसको रैपिडली गेट आउट ऑफ कंट्रोल विद कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सिविलियंस द रीजन एंड द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया, पूरे क्षेत्र और वहां के जो सिविलियंस हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले कैसे भी क्या किया जाए, रोका जाना चाहिए। और जो मेंबर्स हैं, यूएन के मेंबर्स हैं, उन सभी को आगे आकर इस पर कार्य करना चाहिए, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप कि जो हमला हुआ उसके बाद ईरान ने क्या किया, 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, और 40 से ज्यादा मिसाइलें जो दागी गई वो तेल अवीव और हाइफा पर दागी गई थी। और फिर वहां पर इतना नुकसान हुआ है, आप इजराइल में देख सकते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि ये देखिए इजराइल में ये इन दो शहरों में तबाही बहुत ज्यादा स्तर पर हुई है। यहां पर आमजन भी बहुत लोग मरे हैं, यहां पर जीव जंतु बहुत सारे हैं, सारी बिल्डिंग वगैरह जो है वो क्या हो चुकी हैं, तहस नहस हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों, ये रिटेलिएशन था, किसका रिटेलिएशन था, ईरान का। अब उस खबर को आप समझिए कि अमेरिका ने किस तरीके से प्लानिंग की, इजराइल ने किस तरीके से प्लानिंग की। ठीक है, दोनों ने, समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि 13 जून को इजराइल ने, ये देखिए आप अब तक ये समझ गए होंगे, ये पूरे सिनेरियो में ये समझ गए होंगे कि इजराइल कभी भी अमेरिका की सहमति के बिना अटैक नहीं कर सकता था। पहले से बाकायदा प्लानिंग बनी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में। प्लानिंग क्या बनी कि आपको एक प्लानिंग के तहत, योजना के तहत क्या करना है, अटैक करना है। इसकी शुरुआत कौन करेगा, इजराइल करेगा। इजराइल ने 13 जून को शुरुआत की और ताबड़तोड़ हमले किए। उसके जो परमाणु ठिकाने थे उन 6 परमाणु ठिकानों पर क्या किया, हमला किया। उसके परमाणु वैज्ञानिकों को नष्ट किया। ईरान के लगभग 24 परमाणु वैज्ञानिक और उसके जो सीनियर जो ऑफिसर्स थे उन सभी को क्या किया, मार गिराया। इतना नुकसान पहुंचाया कि उधर से बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल से दागी गई, और फिर इधर आयरन डोम के द्वारा और खुद का जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। हालांकि वहां पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम की भी कमियां जो हैं सामने उजागर हुई। उसको भी हमने एक सेशन में अलग से रखा है कि भाई किस प्रकार इसके डिफेंस सिस्टम को, जो दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता था, वो कहां कमजोर पड़ गया। ठीक है, कहने का मतलब इजराइल लगातार हमले इसलिए करता जा रहा था कि ईरान को कमजोर किया जाए और फिर उसके बाद क्या किया जाए कि फिर उन जगहों पर इस तरीके से हमला किया जाए कि ईरान उसकी भनक भी ना लगा सके। कहा जा रहा है कि लगभग 2 साल से अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा था और इजराइल के साथ मिलकर कर रहा था। इन्होंने 21 जून की रात तक भी ईरान पर हमले किए, किसने, इजराइल ने, ताकि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का
जो कैबिनेट कमेटी है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं, सेक्रेटरी ये मार्को रूबियो हैं और इनका जो स्टाफ कमीशन है, ये सभी मिलकर पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हुए थे, प्लानिंग कर चुके थे। इन्होंने 2 हफ्ते का समय लेकर ईरान को क्या किया, भ्रमित किया और सही समय आने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत कर दी। अब ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है, इसकी शुरुआत किस तरीके से की गई, कैसे भ्रमित किया गया, समझिए, ध्यान से समझना। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, यहां पर अमेरिका ने, इन्होंने ईरान को सबसे पहले तो ऐसे भ्रमित किया, इन्होंने कहा कि अभी हम ईरान इजराइल युद्ध में 2 हफ्तों में कोई ना कोई निर्णय लेंगे, यानी 2 हफ्ते का समय लिया। लेकिन वो 2 हफ्ते का समय सिर्फ एक दिखावा था, यानी ईरान को भ्रमित करना था, ईरान को थोड़ा सा एक रेस्ट उसमें पोजीशन में लाना था कि भाई अभी तो चलिए 2 हफ्ते तक तो अमेरिका कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन सारी तैयारियां हो चुकी थी और पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप उस पर नजर बनाए रखे हुए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने जो यहां पर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनको पैसिफिक ओशियन की तरफ भेजा। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, यानी ये अमेरिका देख रहे हैं आप, अमेरिका के जो वेस्ट है, पश्चिम वाला हिस्सा है, इसमें कुछ उसको भेजा गया एयरक्राफ्ट को, ताकि ईरान को ऐसा लगे कि सैन्य अभ्यास चल रहा है। ठीक है, यहां पर भेजा गया गुआम में। अच्छा, लेकिन वास्तव में हमला कहां से होना था, व्हाइटमैन एयरबेस है मिसौरी में, यहां से हमला होना था किस पर, ईरान पर। तो इधर कहने का मतलब एयरक्राफ्ट इसलिए भेजे गए प्रशांत महासागर में ताकि ईरान को क्या किया जा सके, भ्रमित किया जा सके, और वास्तव में ईरान भ्रमित हो गया और फिर इन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग इस पर क्या कर दिया, अटैक किया। चलिए, इस पूरे ऑपरेशन में 75 प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स, यानी सटीक हमला करने वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया। 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें फाइटर जेट्स थे, रिफ्यूलिंग टैंकर थे और स्टील्थ विमान शामिल थे। ये सारी तैयारियां इन्होंने बड़े तरीके से की। ठीक है, पिछले 2 साल से इसकी तैयारी की जा रही थी, ये इन्होंने अभी क्या किया है, ओपन किया है। चलिए, और इस तरीके से इन्होंने 3 जगहों पर हमला, ताबड़तोड़ हमला किया। किस पर किया, फोर्डो, नतांज और इस्फान। देखिए, नतांज और इस्फान, इसमें इजराइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका था। नतांज को तो बिल्कुल ही लगभग तबाह कर दिया था, फिर भी इनको लगा थोड़ा बहुत बचा है तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा हमला किया जाए। मेन जो समस्या थी वो किस में थी, फोर्डो में, तो फोर्डो पर हमला किया गया। ठीक है, व्हाइटमैन एयरबेस मिसौरी से उड़ान भरी गई और एयरक्राफ्ट जो है लगभग कितने बताए, 125 के आसपास, वो सभी उड़ान भरते हुए यहां पर पहुंचे। और फिर जो B-2 बॉम्बर जो इनका एयरक्राफ्ट है, जो कि पूरी दुनिया में इकलौता स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो GBU-57 जैसे बॉम्बर्स को क्या कर सकता है, ले जा सकता है और उसका यूज कर सकता है। उसको किस पर गिराया गया, सबसे पहले फोर्डो पर गिराया गया। ईरान का फर्स्ट बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन टारगेट एट 1840, यानी 6:40 के लगभग इसको क्या किया गया है, वहां के समय के अनुसार गिराया गया। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने लगातार, देखिए, अमेरिका ने फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड, यानी ये जो GBU-57 है ना, इसका लगभग वजन देखिए 14,000 किलो का बॉम्ब है। ये 14,000 किलो का एक बॉम्ब है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब। अगर आप इसको एटॉमिक वेपन्स को साइड कर दें तो गैर जो नॉन एटॉमिक वेपन है, गैर परमाणु हथियार हैं, उनमें ये सबसे बड़ा बॉम्ब है। उसको इन्होंने गिराया, और ऐसे एक नहीं गिराए, ऐसे लगभग 12 बॉम्ब गिराए हैं। इसके अलावा 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, ये भी इन्होंने क्या किए, इन पर दागी हैं। 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया। इन मिसाइलों को पनडुब्बियों से क्या किया गया था, वहां पर लॉन्च किया गया। और जो बॉम्ब गिराए गए वो किससे गिराए गए, आपके B-2 बॉम्बर से। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन उसी तरीके से यहां पर ग्राफ में दी हुई है। अब यार, आप जो फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है, ये नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्योरिफिकेशन प्लांट है। यानी सबसे बड़ा तो कौन सा है, नतांज, उसके बाद कौन सा है, फोर्डो सेफ्टी वाइज लगभग 80 से 90 मीटर नीचे बना हुआ था, तो इसको इजराइल तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए अमेरिका से पूरी सहायता ली गई। और अब लगभग इनकी हालत जो है ऐसी हो चुकी है, आप देखेंगे ये हमले से पहले की तस्वीर है, ये हमले के बाद की तस्वीर है। ये फोर्डो की है, ये इस्फान की है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है। और ये फिर आपका नतांज भी लगभग क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। चलिए, अब आपको इन दोनों के बारे में, एक तो
B2 स्पिरिट या बॉम्बर जो कह रहे हैं हम, जो विमान है स्टील्थ फाइटर जेट, उसकी बात करते हैं। और फिर हम बात करेंगे किसकी, GBU-57। देखिए परमाणु हथियारों को अगर अलग कर दें तो GBU-57 बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है। यानी बंकर जो अंदर चीजें छुपी हुई होती हैं उनको नष्ट करने वाला, उनमें ब्लास्ट करने वाला, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, बॉम्ब है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, अमेरिका के। 13,600 किलोग्राम वजन का यह हथियार शायद ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने फोर्दो तक पहुंच सकता है नहीं साहब, पहुंच चुका है। ठीक है, ये खतरनाक भेदक हथियार है, भेदक हथियार यानी भेदने वाला है। चलिए दूसरी बात, एक और चीज आपको बताएं कि ये बनाया किसने, बोइंग कंपनी ने बनाया है। ठीक है, MOP का कभी भी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था। यानी जो MOP जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जिसे हम कहते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर, जो अभी इन्होंने छोड़ा है, इसका आज तक कोई उपयोग हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया है। अच्छा, अफगानिस्तान युद्ध में 2017 में इससे एक छोटा बॉम्ब है अमेरिका के पास में, लगभग 9,800 किलोग्राम का, जिसे कहते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, MOAB, इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, GBU-57 बॉम्ब की अगर विशेषताएं आप देखें, 13,600 किलोग्राम वजन हो गया, लगभग इसकी लंबाई है 20.5 फीट की है, विस्फोटक इसमें आता है 5,342 पाउंड, यानी इतना विस्फोटक। आप सोचिए एक बॉम्ब की कीमत है 29 करोड़ रुपए, 3.5 मिलियन डॉलर के आसपास इसकी क्या है, कीमत है। और जिस आप विमान की बात कर रहे हैं, जिस विमान से इसको छोड़ा गया, इसकी लगभग 17,000 करोड़ कीमत है, 71,000 किलो इसका वजन होता है। और अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 40,000 पाउंड पेलोड इस पर रखा जा सकता है। टेक ऑफ जो इसका वेट होगा वो 1.71 लाख क्या है, केजी, यानी 1.71 लाख किलो इसका टेक ऑफ क्या है, वजन है। 12,000 किलोमीटर की रेंज तक ये काम कर सकता है, 1,010 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। इसमें जो इंजन लगा है वो जनरल इलेक्ट्रिकल का इंजन है, टर्बोफैन इंजन F118। ये इसकी क्या है, डिटेल है। ठीक है, अब इससे इन्होंने क्या किया, हमला किया। अब आपको बताते हैं कि ये दोस्तों कितना खतरनाक है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये समझिए कि ये आपका B2 बॉम्बर यानी एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर यहां पर ये नीचे लगा हुआ होता है, इसमें से इसको यहां पर लॉन्च कर दिया जाता है। जब ये यहां से लॉन्च होता है तो इस बॉम्ब के अंदर देखिए कोई इंजन नहीं है। इंजन किसके पास है, इस एयरक्राफ्ट के पास। तो ये तो आगे बढ़ गया इसको छोड़ के, लेकिन अब ये बिना इंजन के कैसे गति करेगा नीचे, ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नीचे जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसमें वजन बहुत ज्यादा है तो पृथ्वी इस पर क्या लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, और उससे ये नीचे गति कर रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम बहुत शानदार लगा हुआ है, GPS सिस्टम, जिसके कारण ये डायरेक्शन कभी भी भ्रमित नहीं होगा, यानी इसको लोकेशन का पता बहुत अच्छे से पता होता है, और फिर ये उस पर क्या करता है, हमला करता है। लगभग 50,000 फीट यानी 12 किलोमीटर की ऊंचाई से जब इतने वजन को आप गिराओगे तो नीचे आते आते जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा और इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी, और फिर ये टारगेट को क्या करता है, पेंट्रेट करता है। पूरी कहानी को आप यहां भी समझ सकते हैं। B2 स्टेल्थ प्लेन से टारगेट के करीब 12 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाता है, जैसे यहां से छोड़ दिया। इसमें इंजन नहीं होता है, इसे ऊंचाई से गिराया जाता है ताकि नीचे आते हुए इसकी गति बढ़ जाए। गति क्यों बढ़ रही है, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी है, और ये पृथ्वी मान लीजिए, तो ऊपर से जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर इसमें क्या लगा है, गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, GPS, जो कि अमेरिका का खुद का है, तो उससे डायरेक्शन पता करता है टारगेट का। फिर ये टारगेट बम के भारी वजन की वजह से ये इंपैक्ट होने पर बड़ी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, मतलब गतिज ऊर्जा, भाई इसमें गति बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है, और फिर ये इसको पेंट्रेट करेगा और 60 मीटर अंदर तक इसको क्या होता है, जा सकता है। फिर इसका जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है लगभग 2400 किलोग्राम, उसमें विस्फोट होता है, और फिर ये किसी भी पहाड़ को या किसी भी बंकर को क्या कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। अब फोर्डो की आप बात करें, फोर्डो में देखना कि जब इसको छोड़ा गया होगा GBU-57 को, 13,600 किलोग्राम का ये बॉम्ब छोड़ा गया होगा, और ऐसे कई सारे बॉम्बर छोड़े गए, तो ये इस तरीके से अंदर क्या किया, प्रवेश किया। 60 मीटर अंदर इसने प्रवेश किया होगा यहां तक।
अब लेकिन इसकी डेप्थ है 90 मीटर, यानी जो इसकी लेबोरेटरी और जो काम चल रहा है वो लगभग कितना 90 मीटर अंदर है, जहां एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है। तो लेकिन 60 मीटर पर अंदर दोस्तों अगर विस्फोट हुआ है तो ये विस्फोट हॉरिजेंटल वर्टिकल सब जगह जाएगा, यानी ये पूरा आपका ये मान के चलिए ये सब कुछ क्या हो चुका होगा, तबाह हो चुका है। इस तरीके से इसको गिराया गया और ये देखिए यहां से इस तरीके से गिरते हुए आपको दिख रहा है, ये अंदर 200 फीट ये यानी जो परमाणु लेबोरेटरी है उसके अंदर जा सकता है। 50,000 फीट से इसको गिराया है, तो वहां पर जाकर जब विस्फोट होगा तो डेफिनेटली इसमें सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां पर एक और चीज आपको बता दें कि जो आपका GBU 57 है, जिसको आप मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर कह रहे हैं, इसकी क्षमता तो 13,600 किलोग्राम यानी इसका वजन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इस समय बॉम्बर है, ठीक है। और B2 स्प्लिट जो है ये स्टिल्थ US बॉम्बर है, जो करंटली क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है और अमेरिका ने ही इसे डिजाइन किया है, इकलौता है, और किसी के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन इससे पहले लगभग 250 किलोग्राम का एक बॉम्बर है जिसका नाम है BLU 109, ये इजराइल के पास ऑलरेडी है। GBU 28 ये 1800 से 2300 किलोग्राम का जो वो है, ये भी इजराइल के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और इजराइल के द्वारा इसे 1985 में बना लिया गया था BLU 109 को, और GBU 28 को 1990 में। तो कहने का मतलब इजराइल के पास ये क्षमता है, लेकिन इजराइल मात्र पेंट्रेट कितना कर सकता है, इसकी सहायता से 1.8 मीटर, इसकी सहायता से 6 मीटर, लेकिन वहां कितना चाहिए था, 90 मीटर के आसपास। तो 60 मीटर पर जाकर सिर्फ और सिर्फ MOP काम कर सकता था, जिसे अमेरिका ने 2010 में डेवलप किया था। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी और फिर इसने अपना काम भी बखूबी कर दिया। तो इस तरीके से आप ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है, फोर्डो, जो कि भूमिगत थी, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। यहां पर पूरा पिक्चराइजेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको नष्ट, ये आपका 109 का बता रखा है कैसे करता है, ये GBU 28, ये GBU 57 60 मीटर, ठीक है। और ये इस तरीके से पिक्चराइजेशन में आप देख सकते हैं कि ये पूरा तहस नहस हो चुका है। अब इतनी कुछ होने के बाद में खबर ये है कि देखो यहां अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑब्वियस ही बात है कि एक बड़ा युद्ध है, और इस बड़े युद्ध में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, दोनों तरफ हो रही है, और आम जनता भी बहुत परेशान है। बहुत लोगों यानी जान से लोगों को जाना पड़ा, बहुत सारी डेथ हो गई हैं इजराइल में और ईरान में। अब शुरू तो हो गया युद्ध, लेकिन अब इसको रोका कैसे जाए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ईरान पहले अकेला ही खड़ा दिख रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका है, सबको पता है, लेकिन ईरान के साथ कोई खुलकर सामने अभी तक नहीं आया है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने निंदा की है, जिन्होंने कहा है कि इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। दूसरी तरफ रूस और चीन ने भी कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। देखिए मिस्र, लेबनान और पाकिस्तान, इनका देखिए, इन्होंने कहा है, मिस्र ने चेतावनी दी है कि इस हमले के बाद अब इस क्षेत्र में अराजकता और तनाव के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। वो तो बढ़ ही गया भाई, तुम कुछ करो, तुम कर सकते हो तो कुछ करो। पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा करता है। देखिए पाकिस्तान कम से कम ये तो है कि हिम्मत तो कर रहा है कि भाई निंदा करता है, बोल रहा है। जो इजराइल के लगातार हमलों के बाद हुए हैं, हम क्षेत्र में तनाव और हिंसा बढ़ने की आशंका को लेकर बेहद चिंतित हैं। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। इसाक डार जो है विदेश मंत्री, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। दूसरी तरफ और भी जो ईरान के साथ में जो विद्रोही गुट जो हैं, जैसे कि हमास है, हिजबुल्लाह है और हुती है, ये भी खुलकर अब आ गए हैं और इन्होंने कहा है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है इजराइल का साथ देकर और इस युद्ध में भाग लेकर। अब हम भी क्या करेंगे, पूरी तरीके से साथ हैं किसके, ईरान के। तो कहने का मतलब युद्ध बढ़ता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, आपके ओमान की बात करें, इराक की बात करें, सभी ने अब इस घटना की तो क्या की है, निंदा की है। यानी अमेरिका द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया उसकी सबकी क्या की है, निंदा की है। अब कहने का मतलब आने वाले 1-2 दिन में ये युद्ध किस करवट बैठेगा, किस मोड़ पर जाएगा, ये समय ही बताएगा। पर इतना तय है कि अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है,
क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि एक पक्ष का आपने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, और वो कौन है? ईरान। इजराइल को ऐसा लगता है कि इजराइल का मकसद पूरा हो चुका है लगभग। तो इजराइल ने, अभी ये भी खबर आ रही है कि इजराइल ने संदेश भिजवाया है जो अरब कंट्रीज हैं उनके थ्रू कि भाई आप ईरान को अब क्या कीजिए, युद्ध रोकने के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मकसद अब लगभग क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्या ईरान मानेगा? ये समय बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।